क्योंकि असाइनमेंट में अपलोडेड नहीं है। सर वो ना सर को सेंड किया था ना व्हाट्सएप पर। अरे सर को तो हम मुझे सेंड कर दो ना व्हाट्सएप पे इसी बात पे फिर। सर क्वेश्चन पेपर या फिर अपना वो जो आंसर था। क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन। बिल्कुल सर, यहाँ से अटैच हो जाएगा शायद सर, मैं वो कर देता हूँ। हाँ तो अटैच कर लो, ऐसे कर अटैच कर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। रोशनी कोई डाउट बेटा पहले ये बताओ, उसके बाद फिर आगे रिवीजन शुरू किया जाएगा। नो सर। कोई डाउट नहीं। लास्ट वाला पेपर किया था बेटा? सर मैंने ज्वाइन किया था मगर मैंने बहुत देर तक ज्वाइन करके रखा, मैं कुछ नहीं कर। क्वेश्चन पेपर किया था? क्वेश्चन पेपर मैंने सेंड किया था। फ्राइडे टेस्ट जो होता है, यस सर। फोटोसिंथेसिस का टेस्ट किया, टेस्ट करके वो दिया था, निष्कर्ष जी को दिया था। सर वो उन्होंने बोला नहीं तो मैंने दिया नहीं, मैंने बना दिया था मगर पीडीएफ। नहीं नहीं, टेस्ट प्रॉपर लिख करके है ना, देखो हाँ। टेस्ट प्रॉपर लिख करके आप सेंड किया करोगे निष्कर्ष जी को, ठीक है? ठीक तो है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में ना अपलोडेड जैसे ऐसे है ना, यस। तो ऐसे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा और चेक करके आपको मतलब साथ के साथ बता दूंगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है ना। ओके सर। तो इससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट होगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे इससे। ओके सर। सेंड कर रहे हो ना अर्पित? कर रहा हूँ सर, कर। ठीक है ठीक, करो करो। फिर आपका सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं रेस्पिरेशन रिवाइज करा देता हूँ आपको। सर आया, मैंने भेज दिया। आया तो राइट। ठीक है, ये वाला ना अर्पित? अच्छा अर्पित ये वाली बात करो क्या, ये वाला? सर हाँ हाँ मैंने बनाया। तो क्या देखा, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब क्या क्या पूछा हुआ है, भी आ गई, देखते हैं भाई क्या क्या पूछा हुआ है। ये मैंने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम्हारे असाइनमेंट वाले फोल्डर में डाल दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द प्लांट्स एग्जिबिट दीज टू टाइप ऑफ सेल, है ना? तो कौन से प्लांट है? तो अभी आपको पता क्या मेंशन करना है, C4 साइकिल है, C4 प्लांट मेंशन करना है। अब C4 साइकिल और क्रेंज एनाटॉमी दो तो एग्जांपल आपको वैसे पता होंगे, एक तो पाई जाती है शुगर केन में, सोरगम में पाई जाती है ना, दोनों में पाई जाती है। तो बस मेज है। हाँ आपको क्रेंज एनाटॉमी मेंशन, C4 प्लांट और क्रेंज एनाटॉमी मेंशन करना है, ठीक है? सिंपल है। सर इसमें एग्जांपल्स भी लिखने थे ना। प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जांपल तो लिखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है ना विच ग्रुप ऑफ द प्लांट, ठीक है? तो आपको लिखना है C4 प्लांट और दो एग्जांपल लिख देने, है ना। यस सर। फिर ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 साइकिल, ठीक है? देखो सामने सामने दे रखा है यार, इसमें तो सीधे मतलब कॉपी करना है, सीधे यस सीधे देखा है। C4 एसिड क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, याद आया? यस O, सर, यस सर। है ना, C4 साइकिल लिख देना है, ठीक है? Which enzyme is there in bundle sheath cell and mesophyll cells? सिंपल ये पूछ रहा है। हाँ सर पीईपी कार्बोक्सिलेट। बस दैट्स इट, ये तो लिखना था, पीईपी कार्बोक्सिलेट वहां पे रिबुस्को, दैट्स इट, है ना। और बताओ, और किसी को कोई डाउट हुआ हो? अदिति, रोशनी? नो सर, नो डाउट। नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो रिवीजन देखता हूँ, रेस्पिरेशन अगर किसी में डेफिनेटली किसी में पढ़ाया होगा किसी बैच में, तो फोल्डर ओपन करता हूँ और वहीं से आपको अगर यहीं से रिवीजन करता हूँ अगर होगा मेरे पास। सर आप थोड़े वाइवा क्वेश्चंस भी दे सकते हैं क्या? वाइवा क्वेश्चन ठीक है, मैं निकाल सकता हूँ, मतलब वाइवा में क्या क्या आएगा थोड़ा बताना। एक्चुअली क्या ना, वाइवा क्वेश्चन बेसिकली वो या तो पूछेंगे लैब मैनुअल जो आपकी आती है,
है ना। तो कोई क्रोमेटोग्राफी से पूछ रही थी हमारी मैम, अरे अभी बता देते हैं बायो में स्टेनिंग वो सब। अच्छा ये टूल्स का क्वेश्चन है ना, मुझे यस पूछ सर। रही थी, मैं टूल्स अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो पहले चलो, अच्छा मैं पहले टूल्स ही पढ़ा देता हूँ अभी, है ना, टूल्स। अच्छा टूल से क्वेश्चन पूछ रही थी मैडम आपसे, हैं 2-3 टूल है। तो वो क्लोरोफिल को जब क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डालेंगे तो कुछ ऐसा ही पूछ रही थी। पेपर उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, है ना। यस और वो डिफ्यूजन टेक्निक से उसको निकाला जाता है। ये एक्चुअली क्या ना कि जो टेस्ट वाले होते हैं उसके लिए एक लैब मैनुअल आती है, होगी, हो सकता है आप लोगों के पास होगी बुक, नहीं यस सर। लैब सर में, है। उसी से वो जो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसी से पूछते हैं। बाकी सेल जो उन्होंने पूछा ना कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, रेडियोग्राफी क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नीट में भी काम आएगा, क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स जो है, टूल्स एंड टेक्निक्स इन दिस वन सेल बायोलॉजी, है ना, ये करके एक पार्ट है जो नीट का पार्ट तो है, लेकिन क्या होता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीबीएसई कोर्स करिकुलम। तो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स, 4-5 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो मैं अभी के अभी आपको पहले बता देता हूँ, फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, रेडियो ऑटोग्राफी क्या होती है, सेल बायोलॉजी। सर इसमें सर ग्लाइकोलिसिस करा देना मेरे। अरे पूरा अभी पूरा रिवीजन कराता हूँ, देखो मैं जरा चेक कर लूँ भाई पहले, होगी वैसे किसको कराया होगा। लिविंग वर्ड एनाटॉमी, सेल साइकिल, ट्रांसपोर्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेस्पिरेशन ये रहा, तो ये देखो पूरी करा दूंगा, है मेरे पास पूरा चैप्टर ये रेस्पिरेशन का करा रखा ना मैंने बैचेस में, अब तो इसमें नोटबुक में सब सेव रहता है, तो मैं अभी पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो टूल्स, हाँ आ गया, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। थोड़ा थोड़ा नोट ही कर लो। क्या पूछा था मैम ने, क्रोमेटोग्राफी पूछा था, यस सर। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बता देता हूँ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ। देखो सेल बायोलॉजी में यहाँ पे सेल में पढ़ाया भी है इस बैच में, एक मिनट। सेल स्ट्रक्चर में, सेल स्ट्रक्चर में टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक, ऑटोरेडियोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी। चलो इसी में मैं आपको समझाता जाता हूँ ना। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ ये वाला, ठीक। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी नोट करते जाओ, है ना। तो 4th नंबर पर है क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी से एक बात याद रखना, क्रोम का क्या मतलब होता है, कलर होता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी से हम लोग उन चीजों को सेपरेट कर पाते हैं जो पिगमेंट्स होते हैं। बायोलॉजी में जो पिगमेंटेड चीजें होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए या तो पिगमेंट और या फिर उनकी डेंसिटी, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इनका अलग अलग हो, उसको हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक of cell fractionation. It is an important technique of cell fractionation. Cell fractionation used in separation of constituent, used in separation of constituent mixture
based on the principle of partition coefficient, based on the principle of partition coefficient, राइट। तो सेपरेट करते हैं इसमें मिक्सचर में जैसे मान लो, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मेरे पास आपके पास 3-4 चीजें, क्रोमोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी। क्रोमोप्लास्ट में भी कई सारे कलर हैं और क्लोरोप्लास्ट है। अब तीनों को सेपरेट करना उस पिक्चर से, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, और ठीक है, the technique is particularly used for isolation and purification of material like plant pigment and amino acid, तो देखो पिगमेंट का सेपरेशन यहाँ पे करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए चाहे क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, किसी भी तरह की पिगमेंट की बात की है, सीधे आपको आंसर देना कि क्रोमेटोग्राफी का यूज करें। क्या यूज करते हैं, सेल के फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सेल में फ्रैक्शन में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट उनको सेपरेट, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पार्टीशन कोएफिशिएंट पे काम करता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि एक क्रोमेटोग्राफी में क्या, एक मिनट रुको, अभी मैं और बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ आपको व्हाट इज एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है। अलग अलग जो पिगमेंट होते हैं उनका अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग, तो अलग अलग पिगमेंट होते हैं, उस क्रोमेटोग्राफी जो पेपर होता है उसमें ये सेपरेट हो जाते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग क्रोमेटोग्राफी। देखो देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यहाँ पे समझाई गई है ना, ये पीपीटी में। तो मैं इससे आपको सब बता देता हूँ कि देखो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, ये एक पेंसिल से लाइन बना लेते हैं, ये ब्लैक इंक से स्पॉट रख दिया। अब उसके बाद क्या है, ये फिल्टर पेपर होता है ना। तो मैंने, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा,
नो सर। सॉरी, शेयर करने दो। देखो ये क्या है कि ये देखो, ये क्रोमेटोग्राफी है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कई बार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर में क्या होता है, पेंसिल से एक लाइन बना देते हैं और एक ब्लैक कलर का स्पॉट रख देते हैं, मतलब पेंसिल से कोई भी स्पॉट लगा देते हैं। ये बताता है कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हुआ। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, ये नीचे वाटर है ना, और ये एक ग्लास का जार हो गया, ये ऊपर से ग्लास रॉड में इसको चिपका दिया है ना, इससे लटका देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे ये क्या करते हैं, इसमें जितने भी डाई होती हैं, तो इस सॉल्यूशन में हम इसमें एक सॉल्यूशन मिला देते हैं, इसमें डाई मिला देते हैं। अब क्या होता है, अलग अलग डाई जो होती है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग होता है। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेसिस पे क्या होता है, जितनी अलग अलग डाई होती है, जैसे देखो ये एक अलग सेपरेट हो गई, ये एक अलग दूसरी डाई सेपरेट हो गई, ये तीसरी डाई सेपरेट हो गई, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग होने की वजह से अलग अलग इनकी लेयर बन जाती है। तो अलग अलग लेयर से हम क्या करते हैं, पिगमेंट अलग कर देते हैं। इसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्लियर, यस सर। अब समझ में आ गया होगा ना। ठीक, और दूसरा एक चीज और बता देता हूँ, अब ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है ये भी समझ लो, है ना, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखो ऑटो रेडियोग्राफी क्या हो, इसी को हम लोग ट्रेसर टेक्निक यूज करते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी का हम लोग यूज करते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप समझो कि कार्बन, अच्छा जैसे हमने एक चीज देखा कि हमने ये पता किया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, तो हमें ये पता करना है ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। हमें पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो क्या किया, अब हमने क्या किया, वाटर वाला जो ऑक्सीजन था उसमें रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया। तो रेडियो एक्टिव या हाइब्रिड आइसोटॉप ले लिया ऑक्सीजन का। तो नॉर्मली ऑक्सीजन का आइसोटॉप क्या होता है, O16 होता है, हमने क्या किया, O18 ले लिया और उसको हम ट्रेस करते रहते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं, है ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं, इनको हम लोग ट्रेसर कहते हैं, है ना। तो ट्रेसर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर C14 हो गया, ठीक है, O18 हो गया, N15 हो गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये हैवी आइसोटॉप्स हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इनको हम लोग ट्रेस करते हैं। और इस तरह से ट्रेस करके पूरी की पूरी साइकिल डिस्कवर की गई। जैसे कि केल्विन साइकिल को डिस्कवर करने के लिए कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, इसको डिस्कवर करने के लिए C14 का यूज किया गया, है ना। तो इस टेक्निक से हम पूरी की पूरी बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल प्रोसेस को पता करते हैं, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। तो 4 पॉइंट लिख लो इसमें। It is used in studying autoradiography. It is used in studying. It is used in studying metabolic pathway. Metabolic pathway, comma, function of cell organelle. Metabolic pathway used in metabolic pathway. Metabolic pathway. Function of cell organelle. Function of cell organelle, comma, translocation of substances, translocation of substances, right? DNA replication, DNA replication, DNA replication, transcription and translation, transcription and translation. ये क्वेश्चन नीट पे बहुत आते हैं, याद रखना जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ये पूछा आता है किस किस टेक्निक से खोजी जाती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये हम ऑटो रेडियोग्राफी से पूछते हैं, ठीक है। यस सर। एक चीज और लिखो, द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स are used in this technique. Radioactive isotopes are used in this technique, and those isotopes are called tracer, and those isotopes are called tracer. Those isotopes are called tracer, right? Let's stop. नेक्स्ट है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमने जैसे डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह वो खोजा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो आपने 3D स्ट्रक्चर जो डीएनए का देखा, वाटसन एंड क्रिक ने खोजा, है ना। तो वो खोजा गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से खोजा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि डीएनए का जो 3D स्ट्रक्चर है, वाटसन और क्रिक ने किस टेक्निक से खोजा। तो उसके लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया। तो नोट करेंगे, दिस इज द टेक्निक इन विच
arrangement of atom and molecule, arrangement of atom and molecule can be determined, full stop. In this technique, and X-ray beam is allowed, X-ray beam is allowed to strike on portion of crystal, comma, which separate beam in many direction, producing a diffraction pattern, on photographic film. एक मिनट बेटा होल्ड करना. Diffraction pattern on photographic film. क्या हुआ? कौन नॉक कर रहा था? जिमी नॉक कर दिया, नॉक कर दिया. चलो राइट. सो ये हो गया है ना, एक्सरे बीम का हम लोग यूज करते हैं. ठीक. प्रोड्यूसिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. ठीक है, तो ये हो गया. अब और क्या चीज है? स्पेक्ट्रोमेट्री. स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? स्पेक्ट्रोमेट्री भी समझ में आ गया ना? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी. यस सर. ठीक है. यस सर. तो डीएनए का जो इमेज लिया गया ना, फोटो लिया गया ना, वो इसी एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, एक्सरे की बीम डाल के लिया गया. ठीक है, याद रखना वॉटसन क्रिक ने इस टेक्निक का यूज किया था. मनो कहीं पे लिख लो 12th में. हालांकि हम लोग, मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊंगा जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमेट्री. ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, नोट कर लो. तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी थे, है ना, पहला माइक्रोस्कोप. अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखना, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक कौन थे? किस स्ट्रीम का साइंटिस्ट था, बताओ. क्या पढ़ाता था? एनी आइडिया? किसी को है आइडिया? अर्पित बोलो भाई साहब. ये एंटोनी वॉन लिवेनहॉक कुछ पढ़ाता था, पता है? बायोलॉजी का साइंटिस्ट नहीं है, ये फिजिक्स का साइंटिस्ट है. ही वाज एन फिजिसिस्ट, और उसमें भी ऑप्टिक्स में इसका स्पेशलाइजेशन था. काम ये कर रहा था माइक्रोस्कोप बनाने का. माइक्रोस्कोप बनाने के दौरान एक्सीडेंटली इसने सेल का स्ट्रक्चर खोज दिया. ठीक है ना, वरना ये जो है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक. ठीक है, तो ये बेसिकली ये फिजिक्स के साइंटिस्ट है ना. एंटोनी वॉन नहीं, रॉबर्ट हुक बेसिकली फिजिक्स का साइंटिस्ट था, है ना. और रॉबर्ट हुक से एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने ये ऑप्टिक्स पे काम किया उसके साथ में, और ये क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की, और फिर इसने लाइव सेल खोजी. और रॉबर्ट हुक बेसिकली फिजिक्स का साइंटिस्ट था. उसने सेल को डिस्कवर किया. ठीक, नोट करो, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया. तो नोट करिए स्पेक्ट्रोमेट्री. It is one of the most simplest. It is one of the most simplest, and this is one of the most simplest and most widely used method for estimating protein or nucleic acid content, nucleic acid content present in a given solution. The basis of technique
is absorption of light of specific wavelength by given solution. The instrument used is called spectrometer. और कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अर्पित तुम्हारा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ये चारों याद रखना, ये चारों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये मेडिकल के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके नो डाउट टीचर तो पूछ ही सकता है, क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक का क्वेश्चन है, तो सेल बायोलॉजी से आपको पूछ सकता है, तो आपके वाइवा में पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और बाकी आप एक काम करना, अपना मैनुअल, लैब मैनुअल जो आपके पास है वो देख लेना, अगर लैब मैनुअल में कोई आपको डाउट लगे तो आप में से पूछ लेना, ठीक है। और यस सर। मैं क्या बता रहा था, हाँ रेस्पिरेशन लोग पढ़ना था ना, रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, कर लेता हूँ, और आपको कहीं कोई भी डाउट लगे है ना तो आप पूछना, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखो रेस्पिरेशन है ना, तो रेस्पिरेशन क्या है? फूड की बर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन बोले चाहे बर्निंग बोले, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है, प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में क्या होता है, चाहे वाटर बने चाहे अल्कोहल बने चाहे लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब देखो है ना, तो रेस्पिरेशन तो दोनों तरह का हो सकता ना, एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो कंपोनेंट बन सकता है इनमें से कोई सा भी है ना। अब देखो रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। फूड प्लस ऑक्सीजन के फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में एनर्जी मिलती है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये एब्सेंस ऑफ O2 होता है, O2 के एब्सेंस में होता है। ये कहाँ कहाँ होता है? ह्यूमंस की मसल्स में भी हो सकता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है बता सकते हो? बोलो भाई, किधर होता है? बैक्टीरिया में होता है भाई साहब। और कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। बोल गए क्या? एब्सेंस ऑफ O2। यहां पर क्या होता है? फूड बर्न होता है, देखो ऊपर लिखा भी मैंने, फंजाई और बैक्टीरिया, फूड बर्न होता है। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस एनर्जी बनती है। फर्क ये है कि इसमें एनर्जी कम बनती है, ऊपर वाले में एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। तीसरा क्या होता है? जब ये हमारी ह्यूमन की मसल्स में होता है तो फूड बर्न होता है, मतलब ग्लूकोज बर्न होता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये दो तरह का हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक लैक्टिक एसिड, दूसरा अल्कोहल फर्मेंटेशन वाला, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, बोलो यहां तक क्लियर है? अगर तुम्हें से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना, ठीक है। यस बोलो। सर। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, चलो पहले मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? कौन बताएगा? सर सर जो सब्सटेंसेस सर जो ऑक्सीडाइज होते हैं सर एनर्जी देने के लिए वेरी गुड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होता है? बोलो। कार्बोहाइड्रेट। अल्कोहल। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इधर गए, देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्लूकोज है या तो ग्लूकोज होगा या फैट होगा या प्रोटीन होगा या ऑर्गेनिक एसिड।
चार में से कोई भी चीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है ना, और ग्लूकोज ब्रेक होकर के डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब डायरेक्टली बर्न हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर फैट डायरेक्टली क्या होता है, ये बर्न नहीं होता, ठीक है। तो फैट की डायरेक्टली बर्निंग नहीं होती। फैट किसमें ब्रेक होता है, ये फैट ब्रेक होता है ग्लूकोज, है ना। फिर ग्लूकोज किसमें ब्रेक होता है, तो फिर ये ब्रेक होता है जाके जिसमें एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनता है, मतलब फिर जाकर के ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल, है ना। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इसकी बर्निंग तब होगी। अब यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लूकोज पहले किसमें बर्न होता है, पायरुवेट में, ठीक है, याद आया। और पायरुवेट किसमें बर्न होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में, है ना। और फिर ये क्रेब साइकिल में चला जाता है। तीसरा क्या है, प्रोटीन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पहले क्या होता है, ये बर्न होता है, जैसे जर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच सीड्स, है ना। तो प्रोटीन पहले ब्रेक होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ब्रेक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो डायरेक्टली, जैसे स्पार्टिक एसिड हो गया और ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड डायरेक्टली जाकर के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं और इनकी डायरेक्टली बर्निंग हो जाती है, ठीक है। अगर अब एक बात और समझिए, यहां पर जो रेस्पिरेशन बेसिकली होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पहले ग्लूकोज होता है और फिर क्या होता है, फैट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है और बर्न करता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं रहा, हम फास्टिंग में चले गए या हंगर स्ट्राइक में चले गए, तब क्या होगा, तब नंबर आएगा फैट का, फिर फैट बर्न शुरू होना चाहिए। उसके बाद बंदे में जो जितना मोटा होगा उतना ही ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। इसके बाद जब पूरा का पूरा बॉडी का फैट खत्म हो जाएगा तब नंबर आएगा प्रोटीन का, राइट। प्रोटीन की बर्निंग अगर शुरू हो जाए तो आप समझिए कि बॉडी में नंबर आ गया है आदमी के टिकट कटने का। क्यों, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता कहीं पे। प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारे टिश्यूज का पार्ट है, हमारी सेल्स उससे बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो सेल्स वगैरह इसी से बनी हुई होती हैं। प्रोटीन का नंबर आया मतलब आपकी सेल्स की बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सेल्स की अगर आपकी बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है तो आप मानिए कि धीरे धीरे करके, है ना, वो सेल्स को खाना शुरू हो जाएगी। तो प्रोटीन जब ब्रेक होता है, तो नीचे देखो मैंने लिखा है, प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट के बर्न होने को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। दोनों लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये साथ साथ पॉइंट नोट करते रहो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना, ये सब मेडिकल वालों के लिए ही, एनसीईआरटी से बाहर के पॉइंट है ना, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नोट करते आना, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फ्लोटिंग, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन, समझ आया रेस्पिरेशन क्या होता है, यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो उसके बाद क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग आ जाते हैं। अब देखो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यहां पर आप देखिए कि क्लियरली मेंशन है व्हाट इज एरोबिक, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है ना, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, मतलब ग्लूकोज बर्न होता है, और यहाँ पर 6O2 का यूज होता है, ठीक है। साथ में 6CO2, 6H2O और 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, या फिर उसको हम 2870 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब इसको क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पर मोल ग्लूकोज होता है उससे निकलने वाली एनर्जी है, तो एक मोल से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, दूसरा ह्यूमन मसल्स में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में एथिल अल्कोहल बनता है और ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब दोनों में ही ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए दोनों में ही एनर्जी का डिफरेंस कितना है। एरोबिक में ऊपर 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही थी, और यहाँ पर जो पर मोल एनर्जी है वो कितनी कम निकल रही है, तो दोनों में एक डिफरेंस है एनर्जी का, है ना। तो यहाँ पर भी जो पर मोल एनर्जी निकल रही है वो कितनी है, एक मोल में 59 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है, या 247 किलो जूल एनर्जी निकल रही है। कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, देखिए। अब देखो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ह्यूमन मसल्स में जो हो रहा है, ह्यूमन मसल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट बर्न होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर 36 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है, राइट। तो ये वाला ह्यूमन मसल्स में होता है, और ऊपर वाला कहाँ पे होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में।
तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इज इट क्लियर? एरोबिक, एनारोबिक? यस सर। ग्रेट, है ना। आप देखिए, एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया, उसके बाद आते हैं कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, बहुत ध्यान से। अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ ये प्योरली नीट का पार्ट है, ऊपर वाली तो बातें एनसीईआरटी की बातें। एनर्जी याद रखिएगा, बेटर है अगर आपसे एरोबिक एनारोबिक पूछा जाए, है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो आप इसको नोट कर लीजिए, मे बी एनसीईआरटी में डेटा ना हो, है ना, इसको नोट कर लीजिए। ये आप लिख के आएंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। लिख करके ऐसे ही आना, रिएक्शन जरूर से लिख के आना, ठीक है। और ये सिंपल है, ये आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, एरोबिक एनारोबिक आपसे पूछ सकते हैं, या एनारोबिक रेस्पिरेशन ये आपसे पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट आर द एनारोब्स एंड व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपसे पूछा सकता है, ठीक है। अच्छा, हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, वो रोशनी कब होता है बेटा हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन? अर्पित बताओ बेटा, बोलो बोलो, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या पूछा आपने? एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कब स्टार्ट होता है, बताओ भाई रोशनी, आप भी बताओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब स्टार्ट? अरे सिंपल है यार, देखो पूछो, जहां पे ना आए एकदम अभी पूछते जाओ, ये तो लास्ट है, लास्ट लास्ट हमारा रिवीजन है ना, तो पूछते जाओ। देखो जब हम सर दौड़ना हम लोग शुरू, जब जब सेल को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। वेरी गुड, सर, एक्सीलेंट, जब सेल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिल्कुल, कब नहीं मिलती? जब हम रनिंग करते हैं, यस। है ना, एथलीट की बॉडी में जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट लंग्स और हार्ट मिलकर के सप्लाई नहीं कर पाते। जब नहीं सप्लाई कर पाते ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। दौड़ना शुरू करते हैं, पैर की मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। जब उतनी सप्लाई नहीं हो पाती तो पैर की कुछ मसल्स क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। फिर लैक्टिक एसिड मसल्स के बीच में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम थक करके बैठ जाएंगे। जब हम बैठ जाएंगे तो लैक्टिक एसिड हमारे ब्लड से कहां जाएगा, लिवर में जाएगा। फिर लिवर में क्या किया जाएगा, लिवर में लैक्टिक एसिड को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर से क्या करता है, रेस्पिरेटरी साइकिल में आ जाएगा और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्लियर? यस सर। यस कंपनसेशन सर। पॉइंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जब बराबर हो जाए तो किसी भी तरह का गैस का एक्सचेंज नहीं होता, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी ना ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगी। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। अब आ जाते हैं क्लियरिटी। आरक्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है। तो देखो याद रखना, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मानो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और ये नीट में भी आता है और ये स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरक्यू आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्कर। आरक्यू 2 मार्कर में आ सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन या व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चे क्या लिखेंगे, नॉर्मली बच्चे ये लिख के आएंगे व्हेन इट टेक्स प्लेस। आपको क्या करना है, एक रिएक्शन लिख देना, 2 में 2 नंबर दे देंगे टीचर, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। यही स्मार्टनेस होती है, यही तरीका होता है टीचर को इन्फ्लुएंस करने का, उसको इंप्रेस करके नंबर लेने का, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो देखो आरक्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्सॉर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज या फैट बर्न हो रहा है, तो उसके बर्निंग के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का या फैट का जब बर्न हुआ तो कितनी ऑक्सीजन लगी बर्न करने में, और जब बर्न हो गया तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों के डिवीजन से जो है रेशियो आता है उसको हम आरक्यू बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रेशियो, है ना। अब देखो, जब ग्लूकोज बर्न होता है तो आरक्यू 1 होता है, जब फैट बर्न होता है तो आरक्यू 0.7 होता है, जब प्रोटीन बर्न होता है तो आरक्यू 0.9 होता है, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक एसिड बर्न होता है ना, तो भी क्या होता है, आरक्यू मोर देन 1 होता है, 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आरक्यू जिसमें ज्यादा होता है, जिसका आरक्यू ज्यादा होता है, तो आरक्यू अगर ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन कम चाहिए होती है और CO2 ज्यादा इवॉल्व होती है, मतलब वो ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, जैसे मैलिक एसिड का 4 आरक्यू होता है, सॉरी 1.3 होता है, ऑक्जेलिक एसिड का 4 आरक्यू होता है और मैलिक एसिड का 1.3 होता है, ठीक है। आरक्यू समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना, ये लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो। अब देखो भाई साहब, रेस्पिरेटरी पाथवे समझो।
मैं पूरे बहुत ध्यान समझना, आपका 100% फोकस इधर चाहिए। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको बताया था क्लास में। देखो, रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है कि फूड आया, तो बेसिकली अब हम जब भी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में फूड की या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं। क्यों भाई? पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल, दोनों ही केस में रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज ही होता है इन जनरल। तो इन जनरल हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्लूकोज, या इन जनरल किसी प्लांट की बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है। एक्सेप्शनल केस में हमने बात की फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। अब देखो, ग्लूकोज हमने क्या किया, फूड खाया, हमारे पेट में गया, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन करने के बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब वो ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज को सीधे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर। ब्लड ने क्या किया, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उससे एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके क्या किया, सेल्स को तक पहुंचा दिया। सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एंटर कर जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब ग्लूकोज तो प्रोटोप्लाज्म में एंटर कर गया, लेकिन ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं एंटर कर सकता। अब अगर ग्लूकोज को बर्न होना है तो जाना कहां, उसको तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन या बर्निंग की प्रोसेस क्रेब साइकिल में होगी और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। अब कमाल की बात कि आखिर इसका किया क्या जाए, तो सेल क्या करती है, सेल के पास एक तरीका है कि ग्लूकोज तो नहीं जा सकता लेकिन पायरुविक एसिड जा सकता है। क्यों ग्लूकोज नहीं जा सकता? 6 कार्बन कंपाउंड, इसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इसको पास नहीं होने देगी। तो अब क्या होता है, अब भाई यही बात, ग्लाइकोलिसिस क्यों चलती है? क्वेश्चन ये है भाई, ग्लाइकोलिसिस क्यों चलती है, क्या जरूरत है ग्लाइकोलिसिस? अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोलिसिस क्यों चलती है, क्या जरूरत है, आपका सीधा जवाब है कि ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी तो ग्लूकोज कहां से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट? तो देखो, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पाइरुवेट 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पर क्या 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पाइरुवेट के। तो एक ग्लूकोज ब्रेक होता है, उससे 2 पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एटीपी खर्च होते हैं और कुछ एटीपी बन जाते हैं, तो नेट गेन यहाँ पर 8 एटीपी का होता है। तो यहाँ पे 8 एटीपी कुल मिलाकर के हमें मिल जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। तो 8 एटीपी भी मिलते हैं और साथ में क्या होता है, साथ में एटीपी गेन है ना, तो 8 एटीपी होगा। तो यहाँ पर साथ में क्या होता है, पाइरुवेट बन गया। तो अब पाइरुविक एसिड क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया। कहाँ आ गया? मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आ गया हमारा क्या, पाइरुवेट। लेकिन ये जो पाइरुविक एसिड है, ये क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, तो पाइरुविक एसिड को फिर से एक 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है। वो 2C कंपाउंड या 2 कार्बन कंपाउंड, उसको एसिटिल कोएंजाइम ए कहते हैं। एसिटिल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल में जाता है, इसकी बर्निंग होती है, और बर्निंग होने के बाद क्या बनता है, बर्निंग होने के बाद NADPH बनता है और ATP बनता है। दोनों ही क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं, और ये जो एनर्जी होती है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय सेल, इट इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर फंक्शन, ठीक है। तो किसी भी तरह के फंक्शन करने के लिए इसका यूज होता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। अर्पित, क्लियर है भाई साहब? सर बहुत बढ़िया। तो जो आपको सही लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। अब देखो, अब आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिया जाए, मतलब रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है, ये तो हमको पता लग गया। पहला स्टेप कहाँ पे होता है, तो पहला स्टेप होता है कहाँ, पहला स्टेप होता है हमारे प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस को भाई साहब बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है रेस्पिरेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। दूसरी होती है पे ऑफ फेज, जिसमें क्या होता है, हमको एनर्जी मिल जाती है, वापस मिलती है। अब देखो, ग्लूकोज हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, एक और चीज, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और कहां स्टोर हो जाता है, हमारे लिवर में, ठीक है।
और जब जरूरत पड़ती है तो फिर से ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या आ जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकोगोन कन्वर्ट करता है, और दोबारा से प्रोसेस में आ जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये दो टर्म आपको समझ में आए होंगे, नए हैं, और दोनों ही टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल एग्जाम के। ठीक है, अब देखो आगे आ जाते हैं। ग्लूकोज ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ध्यान से समझते जाइएगा। यहां पर क्या होता है, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो एटीपी कंज्यूम हो गया। आपको देखो एंजाइम तो नहीं याद रखना, लेकिन आपको यहां पर ये याद रखना पड़ेगा, एंजाइम की आवश्यकता तो नहीं है, एंजाइम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ये कहाँ पे एटीपी कंज्यूम होता है और कहाँ पे एटीपी मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस समय एक एटीपी कंज्यूम हो जाता है, तो मैंने देखो यहाँ लिख दिया -1 एटीपी। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे का आइसोमर है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको कौन कैटेलाइज करता है, एक एंजाइम कैटेलाइज करता है, आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर से एक एटीपी कंज्यूम हो जाती है ना। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है किस चीज की, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बनने की, इसीलिए इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब अपने दो कंपाउंड में ब्रेक होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको आप DHAP कहते हैं, ये रहा आपका DHA, और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P कहते हैं। G3P तो डायरेक्टली इस प्रोसेस में आगे ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है, लेकिन DHAP डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो क्या होता है, फिर DHAP चेंज हो जाता है किसमें, G3P में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,13 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, NADH का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब NADH का प्रोडक्शन होता है, तो यहां पर दो NADH बनते हैं। ध्यान दीजिए, अब एनर्जी बनने लगी, इसीलिए हम उसको पे ऑफ कहते हैं। पहले क्या किया, उसने आपसे एनर्जी ली तो प्रिपरेशन की, फिर उसने क्या किया, आपसे एनर्जी ली थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको कुछ वापस दे देगा, तो पे ऑफ फेज में वो आपको वापस करती है। आपको दोनों फेज लिखनी पड़ेगी, अगर ग्लाइकोलाइसिस पूछी जाती है तो आपको लिखना ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन 2 phases, preparatory phases where formation of fructose 1,6 biphosphate takes place and energy is consumed during this process and this process. ठीक है, फिर आपको लिखना है पे ऑफ फेज। ठीक है, पहले साइकिल बना देनी है, फिर ही लिखना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, G3P बन गया। अब G3P कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, है ना, तो जब ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट हो जाता है तो 2 NADH बनता है। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, ये बात हमको पता है ना। अब क्या होता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर 2 ATP का फिर से फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ 2 ATP फिर बन जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पे कन्वर्ट होता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है ना, और यहाँ पर भी क्या होता है, PEP में कन्वर्ट हो गया, ATP का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और पाइरुवेट में कन्वर्ट होकर के एंट्री कर सकते। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपको बनाई, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्डन मेयरहॉफ और परांस पाथवे कहते हैं, EMP का मतलब। तो इसकी डिस्कवरी हुई 1930 में, इसने की एम्डन मेयरहॉफ और परांस ने। इनका नाम क्या है, ई का मतलब हुआ गुस्ताव एम्डन, एम का मतलब हुआ ऑटो मेयरहॉफ, और जे का पी का मतलब हुआ जे परांस। तीनों ने इसको डिस्कवर किया। अब ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, ठीक है, तो 2 ATP खर्च हो जाते हैं, है ना, देखो ऊपर यहाँ पे -1 2 ATP खर्च हो गए। इसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइकोलेट से, है ना, 1,3 ये क्या बताया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से 2 ATP बनते हैं, है ना, देखो 2 ATP बनते हैं। PEP से पाइरुवेट बनता है तो 2 ATP बनते हैं, तो -2 ATP +2 तो टोटल +2 ATP का गेन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि NADH का भी फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो यहाँ पर 2 NADH2 इज इक्वल टू 6 ATP हुआ ना, तो 2 ATP यहाँ पे गेन हुआ और 6 ATP, टोटल कितने NADP बने, 8 NADP का, तो 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए मैंने बोला ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। बताएं भाई, चेक कीजिए, इज इट क्लियर और नॉट, और कोई क्वेश्चन हो एकदम बिल्कुल फ्रैंकली पूछिए। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एनर्जी बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये आपको याद करके रखनी है ना, एनर्जी बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसको आपको याद करके रखना। ठीक भाई, बोलिए भाई, चेक करो और चेक करके मुझे बताओ आप। अर्पित और रोशनी दोनों लोग देखो अपने अपने एनसीईआरटी में, चेक करो Yes, sir. और जहां पर डाउट पूछिए। हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। Yes, sir. Sorry. डन, रोशनी सर जी, बोलो बेटा, हो जाए, चेक कर लिया एनसीईआरटी, यस सर, कोई डाउट? नॉट रियली सर। ठीक है, ये एनर्जी बैलेंस शीट याद रखना, ये आपके देखो स्कूल वाले तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पूछेंगे, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन स्कूल वाले आपसे ग्लाइकोलिसिस पूछ सकते हैं। और देखो अगर वो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिख करके आना चाहिए, है ना। और साइकिल इसी का स्क्रीनशॉट तो ये तो आपके पास ऑलरेडी हो गई होगा, ठीक है। तो इसी से आप इससे आप याद रखना। और बताना क्या है, क्या सबस्ट्रेट यूज हुआ, क्या बना, और कहाँ एटीपी कंज्यूम हुई, और कहाँ एनएडीपीएच और एटीपी का फॉर्मेशन, ये चीजें आपको मेंशन करनी है। हार्मोन वो आपसे नहीं पूछेंगे, एंजाइम आपसे नहीं पूछेंगे ये क्या एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे को इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आया तो 3 मार्कर आएगा, अगर सिर्फ पूछा कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, अगर लिखने के लिए भी आया तो 5 मार्कर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस। अब आते हैं क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। तो क्रेब साइकिल को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, क्रेब साइकिल को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा स्टेप होता है, तो पहला हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, है ना। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, जहां नहीं समझ में आया मेरे को पूछना, और सेम यही बनाना अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए क्रेब साइकिल। ग्लूकोज तो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, हमने पढ़ा। अब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, जब पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में 2 NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी जनरेट, ठीक है। NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6C कंपाउंड है। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। और एसिटिल कोएंजाइम में क्या है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड। एसिटिल कोएंजाइम ए, इससे कोएंजाइम ए निकल जाता है, और ये जो एसीटेट होता है ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, सिट्रेट कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। उसके बाद तो पहले एनर्जी कहां पे जनरेट हुई, सबसे पहले एनर्जी का जनरेशन हुआ कहां पर, जब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बना।
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, क्या बोलेंगे उसको? डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। फिर से क्या होता है, अब सेकंड स्टेप कहा एनर्जी, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा तो NADH का फॉर्मेशन होगा, 2 NADH बनेंगे, तो 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मतलब फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होगा। दूसरा स्टेप हो गया डिकार्बोक्सिलेशन का। अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हुआ सक्सिनिल कोएंजाइम में। जब ये सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो NAD से NADH का फॉर्मेशन हुआ, 2 NADH बना, है ना। और यहां पर जब 2 NADH बना तो फिर से डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब 2 NADH का फिर से फॉर्मेशन हुआ। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम एक सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो GDP से GTP बनती है। मतलब GTP क्या होता है? 2 ATP, मतलब ATP के बराबर होता है। तो मैंने नीचे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 1 GTP is equal to 1 ATP, 1 FADH2 is equal to 2 ATP and 1 NADH2 is equal to 3 ATP, राइट। ये इक्विवेलेंट होते हैं। अब क्या हुआ, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट पे कन्वर्ट होता है और GTP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, यहां से 2 FADH से FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट फिर से कन्वर्ट होता है किसपे? ऑक्सोलोएसीटेट में। ऑक्सोलोएसीटेट क्या है? ये 4 कार्बन कंपाउंड, 4C कंपाउंड ऑक्सोलोएसीटेट है ना। और NAD से NADH2 बनता है, मतलब फिर से एनर्जी रिलीज होती है और फिर से ऑक्सोलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से प्रोसेस चलती है। अब देखिए यहां पर एनर्जी कहां-कहां जनरेट हुई। तो हमने अभी पढ़ा कि 2 NADH2 और 2 ATP, ये तो दोनों प्रोसेस बनी थी कहां पे? नेट 8 AP का हमें ATP का गेन हुआ था, और वो भी कहां पे? हमने पढ़ा कि हमको ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP बनते हैं। उसके बाद तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा रेस्पिरेशन वाला, मतलब क्रेब्स साइकिल वाला। तो नीचे वाली जो ATP बनी, ये टोटल बनी है भाई साहब किसमें? क्रेब्स साइकिल, है ना। तो ये क्रेब में बनती है। देखो यहाँ पे 2 ATP, ऊपर देखो पहले यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है ना। ये दो GTP बन रहे हैं, मतलब 2 ATP बन रहे हैं। उसके बाद 8 NADH2 बनते हैं, 8 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो 8 NADH2 इज इक्वल टू 24 ATP हो गया, 8 3 जा 24, 24 ATP हो गया। 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो गया, 2 2 जा 4 ATP हो गया। 24 पर 4 28 हो गया, 2 कितना हो गया? 30 हो गया, और ऊपर वाले ग्लाइकोलिसिस वाले 8, टोटल 38 ATP। इस तरह से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बर्न होने पे 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ पाइरुवेट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। हेंस क्रेब ने खोजा हुआ था, उनके नाम पे हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। देखिए भाई, चेक करिए फिर से, क्रेब साइकिल चेक करो। रिवीजन कीजिए अपनी NCERT से, रिवाइज हो जाए, और कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए और फिर मुझे बताइए।
हो गया भाई? यस सर। डन। रोशनी क्लियर यस बेटा? सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैलेंस शीट, एनर्जी बैलेंस शीट ऑफ क्रेब साइकिल, है ना, या टीसीए साइकिल। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है जिस पे हम लोग आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप बोलते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेनली हम लोग बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हम लोग इसको बोल देते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। किसी ने मेरे से बोला कि सर आप मुझे एनसीईआरटी वाला समझा दो, तो मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम ये मैंने यहाँ पे डाला ना, और मैं आपके एनसीईआरटी वाला, और मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करना कि एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम बना के, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन किधर गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, तो हाँ ये वाला देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब क्या होता है, ये क्रेब साइकिल यहाँ पे चली, बना क्या, NADH बना, है ना। अब देखो NADH, अब NADH, अच्छा एक बात और बताऊं, जब दो हाइड्रोजन आयन लीक आउट होते हैं, है ना, तो दो हाइड्रोजन आयन के लीक आउट होने से एक ATP बनती है। कहां पर? ATP सिंथेज एंजाइम में। तो जब ATP सिंथेज एंजाइम से, है ना, कहां पे, ATP सिंथेज एंजाइम, ATP सिंथेज एंजाइम से, है ना, तो जब इससे दो हाइड्रोजन आयन लीक आउट होते हैं, तो अब जाकर के एक ATP बनता है। अब देखो यहाँ पर NAD से NADH ब्रेक हुआ और NAD प्लस हाइड्रोजन बना। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ पे गए, पहले गए कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 से जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन आयन पंप कर दिया, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें भर दिया, है ना, पंप इन कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोबारा देखो तो दो हाइड्रोजन आयन कितना हो गया, एक एटीपी बनेगा ना जब ये लीक आउट होकर वापस आएंगे। इसने दिया क्यूनिन को, क्यूनिन मूवेबल प्रोटीन है जो लिपिड में मूव करता है इधर से उधर। क्यूनिन ने दिया जाकर के कॉम्प्लेक्स 3 को, जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचा तो इसने भी क्या किया, दो हाइड्रोजन आयन पंपिंग कर दिए, दो हाइड्रोजन आयन पंपिंग कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये पहुंचा साइटोक्रोम सी में। साइटोक्रोम सी पेरिफेरल प्रोटीन है, या हाइड्रोजन आयन नहीं पंप कर सकता। उसका कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचा, इसने फिर से दो हाइड्रोजन आयन पंपिंग कर दिए, है ना। तो टोटल कितने हाइड्रोजन आयन पंपिंग किए, एक NADH से ब्रेक होने से 6। तो ATP कितने बनेंगे, 3। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, बोलो भाई। अर्पित, रोशनी, समझ आया कि नहीं आया? अब देखो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे भर गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, लो पीएच हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और अंदर कैसा है, लो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन लीक आउट करेंगे, और हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन सिर्फ एक ही जगह से लीक आउट कर सकते हैं, वो क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम। जब हाइड्रोजन आयन लीक आउट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन आयन लीक आउट करेंगे, दो हाइड्रोजन आयन से एक ATP बनता है, तो 6 हाइड्रोजन आयन के लीक आउट होने से कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे। यही तो मैंने आपसे बोला कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, ऐसे होता है 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। क्या आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हैं, या आपको एकदम समझ में आया, इज इट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू? यस सर। यस सर। अब देखो दूसरा क्या बना था हमारा, FADH2 तो बना था, एक GTP बना था, तो GTP तो अपने आप में एनर्जी, वो ATP ही है, ATP जैसा ही एनर्जी। अब दूसरा क्या है, FADH2 से एनर्जी बना। अब FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के पास में जाता, कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं करता, इसलिए हाइड्रोजन आयन की पंपिंग नहीं करता। तो यहां पर FADH2 ब्रेक होता है FAD में। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड से क्यूनिन इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्यूनिन कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है। जैसे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जाता है तो दो हाइड्रोजन आयन पंप इन हो जाते हैं। उसके बाद यहां से जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में, फिर दो हाइड्रोजन आयन पंप इन हो जाते हैं। तो एक FADH2 के ब्रेक होने से कितने हाइड्रोजन आयन पंप आउट हुए, 4। तो जब 4 हाइड्रोजन आयन पंप आउट हुए तो 1 FADH2 इज इक्वल टू, तो 4 हाइड्रोजन आयन से कितने ATP बनेंगे, यही तो मैंने कहा कि 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP। बताओ क्लियर है?
इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। हाइड्रोजन आयन लीक आउट कहां से होंगे? सिर्फ एक ही जगह से लीक हो सकते हैं, एटीपी सिंथेस एंजाइम से, और कहीं से लीक नहीं होते। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? बताओ भाई, रोशनी अर्पित दोनों लोग बताओ। यस सर, क्लियर है। यस सर। अब मैं इसी बात को एनसीईआरटी में समझा देता हूँ, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इसमें अजीब सा डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला आपकी एनसीईआरटी में वही बात है। देखो कॉम्प्लेक्स 1 है तो NADH ब्रेक हुआ, NAD में ब्रेक हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। किससे बना है? FMN से और FES से बना है। यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए, इसने 4 हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप आउट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्यूरिन के पास, उसके बाद फिर कहाँ पे गया? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जैसे ही गया तो कॉम्प्लेक्स थर्ड ने फिर से हाइड्रोजन आयन पंप इन कर दी। उसके बाद ये कहाँ पे गया? इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास में गया, देखते हो, साइटोक्रोम C के पास में गया। साइटोक्रोम C ने किसको दे दिया? ये दे दिया किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 ने फिर 2 हाइड्रोजन आयन पंप इन कर दिए, है ना। तो इस तरह से बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए? 2 हाइड्रोजन आयन तो FADH2 की वजह से आए हैं, और बाकी के 2 कहाँ से आए? NADH2 के ब्रेक होने की वजह से आए, इसलिए यहाँ पे 4-4 लिखा हुआ है। NADH के ब्रेक होने से 2 हाइड्रोजन आयन पंप आउट हुए, कहाँ से? NADH के ब्रेक होने से। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आयन ये हो गए, और 2 यहाँ पे हुए, और 2 यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन आयन पंप हुए। जब यही हाइड्रोजन आयन वापस आते हैं तो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। अब देखो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और FAD का फॉर्मेशन होता है। FAD ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। FAD, अब ये हाइड्रोजन आयन पंप नहीं, FAD क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन दे देता है किसको? ये देखो यहाँ से आया यूबिक्यूनिन को। यूबिक्यूनिन से कहा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन दे देता है यूबिक्यूनिन को। यूबिक्यूनिन देता है किसको? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थर्ड ने 2 हाइड्रोजन आयन और पंप कर दिए। तो 2 हाइड्रोजन आयन तो कॉम्प्लेक्स थर्ड ने किए हैं किसके? FADH2 के, और 2 किसके किए हैं? NADH2 के। तो टोटल 4 हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए। इसी तरह से अब इसने क्या किया? या इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन किसको? इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या किया? 2 हाइड्रोजन आयन पंप आउट कर दिए। कहां से कम, किसके, ये कहां से आए? तो 2 हाइड्रोजन आयन NADH2 से आए, 2 कहां से आए? FADH2 से। इस तरह से हाइड्रोजन आयन दोबारा से लीक इन होते हैं, और जब लीक इन होते हैं वापस आते हैं, तो वापस आते समय ATP की सिंथेसिस। तो ये आप वाला हो गया, NCERT वाला हो गया। क्लियर रोशनी? यस सर। अब देखिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, कि इज इट करेक्ट टू कॉल क्रेब साइकिल कैटाबॉलिक पाथवे, और वी कैन से इट्स नॉट कैटाबॉलिक पाथवे, इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। या ये भी पूछ सकते हैं कि क्रेब साइकिल इज नॉट कैटाबॉलिक पाथवे, इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब एम्फीबॉलिक होता क्या है? एम्फीबॉलिक पाथवे उनको कहते हैं जिनमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का क्या मतलब, कैटाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसमें, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, क्रेब साइकिल चलती है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के डिस्ट्रक्शन से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो क्रेब साइकिल क्या है? कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन इसको कंप्लीटली कैटाबॉलिक पाथवे कहना गलत है, यही आपका आंसर होगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिखेगा। इसको कंप्लीटली कैटाबॉलिक कहना गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक के साथ में एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। कहां? इसमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड की सिंथेसिस होती है जो कि दूसरे पाथवे के लिए, दूसरी चीजों के लिए कैसे तरह का रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसमें ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे इसमें किसी चीज की सिंथेसिस होती है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है। एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, ये जैसे प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। कौन? एनाबॉलिक पाथवे। अब क्रेब साइकिल में क्या होता है? क्रेब साइकिल में कहां से एनाबॉलिक पाथवे आ गया? क्रेब साइकिल में किस चीज की सिंथेसिस होती है? तो देखो, क्रेब साइकिल में हमने पढ़ा एसिटिल कोएंजाइम की सिंथेसिस होती है। एसिटिल कोएंजाइम क्या है? यह इंटरमीडिएटरी रॉ मटेरियल है, ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट के लिए। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये भी क्या है? इंटरमीडिएटरी रॉ मटेरियल है कई सारे पाथवे के लिए। तो यहाँ पर क्या एसिटिल कोएंजाइम है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
जो कि बाकी दूसरे पाथवे के लिए रेस्पिरेटरी बाकी दूरी पाथवे के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ चीजों की सेंसेस भी होती है, इसलिए हम इसे क्रेब्स साइकिल को पूरी तरह से कैटाबॉलिक पाथवे नहीं कहते, इसे एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और किसी भी चीज की सेंसेस दोनों होती। समझ आया क्या रोशनी? यस सर। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबोलिक पाथवे, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल बनाने के लिए आ सकता है, ग्लाइकोलिसिस बनाने के लिए आ सकती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक ये इंपॉर्टेंट। आप देखो एम्फीबोलिक पाथवे हमारे एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो देखो ये हम बात पूरी पढ़ चुके हैं। तीनों रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हो सकते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फैट पहले कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में और क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। आप फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डीएचएपी में, और फिर G3P में, और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। कार्बोहाइड्रेट पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 1,6-5-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये जाता है पायरुविक एसिड में, फिर एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ये बात पूरी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, ये एम्फीबोलिक पाथ। क्लियर? यस। आप देखो एनारोबिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये भी समझते हैं। तो एनारोबिक रिएक्शन में ये वाला डायग्राम याद रखो। देखो इसमें क्या है रोशनी, ग्लूकोज बेक होता है किसमें, ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलेगी ही चलेगी, ये तय है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस साइकिल को 100% चलना ही चलना है, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यहां से एरोबिक और एनारोबिक अलग हो जाती हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एरोबिक में किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, ये बैक्टीरियल में भी हो सकता है और ह्यूमन मसल्स में भी हो सकता है। इस प्रोसेस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। होता क्या है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है NADH, पायरुविक एसिड प्लस NADH, है ना, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज होता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और NAD+ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा क्या है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन। अब एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन में देखिए फंजाई में होता है, राइजोपस में होता है, ईस्ट में होता है। पायरुवेट ब्रेक होता है एसिटिल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर देखिए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज होता है, पायरुवेट ब्रेक हो जाता है किसमें, एसिटिल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिल्डिहाइड फर्दर NAD के साथ में कंबाइन करता है और कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन और दूसरा जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, दूसरा एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन जिसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाली जो प्रोसेस होती है, यही सेम प्रोसेस हमारी मसल्स में भी होती है। देखिए ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। बोलो भाई रोशनी, यस इज इट क्लियर? यस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी रेस्पिरेशन चैप्टर। अब एक बार पूरे चैप्टर में देख डालो, कोई क्वेश्चन कोई डाउट किसी भी तरह का पूछा नहीं। नो सर। नो डाउट, ठीक। नो सर। तो अब ऐसा करना है रोशनी कि वो जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट अगर भेज दिया है निष्कर जी को तो उनसे मैं बोलूंगा अपलोड कर देंगे, और जो भी टेस्ट हो उसको बढ़िया से लिखना है और निष्कर जी को भेज करके बोलना है अपलोड करने के लिए, जिससे मैं आपके सामने सामने उसको चेक कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा। मे भी हो सकता है आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, मे भी हो सकता है कि उसमें डिमेरिट हो, आप अच्छा तो लिख रहे हो
लेकिन सीक्वेंस आपका सही ना हो या रिप्रेजेंटेशन में कहीं गलती हो जिससे कि आपके मार्क्स कम आ रहे हो, राइट, तो दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स, राइट। Yes, sir. Okay, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे की चैप्टर करेंगे। आज मेरा हालांकि मेरा इरादा था कि मैं दूसरा चैप्टर भी कर डालूं, इसके आगे वाला हालांकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही है ना। Yes, प्लांट sir. ग्रोथ डेवलपमेंट में एक बार एक काम करना है, इसको पढ़ना, ठीक है, Okay, sir. राइट। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ कर आना। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से रिवीजन कराऊंगा क्योंकि पूरा फैक्चुअल पार्ट है ना, Yes, और sir. इसमें जो नहीं आएगा तो इसको मैं स्पीड से रिवीजन कराऊंगा। तो ये कराऊंगा और फिर हम लोग चल जाएंगे। ये भी तो आ रहा है ना, एनिमल फिजियोलॉजी भी आ रहा है ना, Yes, sir. तो मैं क्या कराऊंगा, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास, दोनों चैप्टर, Okay, sir. ठीक है, डन, Yes, sir. चलो ठीक, Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय बाय।